वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉज का पेपर, जो कि सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 में सेक्शन ए का पार्ट है। देखिए, सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो है उसका नाम है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए इज बिजनेस लॉज एंड सेक्शन बी इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। देखिए, मेरा फोकस होगा बिजनेस लॉज के क्वेश्चन पेपर, जो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में आता है। उसका आज हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। आपको बहुत यूजफुल बातें जानने को मिलेगी आज की इस क्लास में या वीडियो में, वॉट वी से। बहुत बहुत काम की बातें आपको जानने को मिलेगी, जो आपके एग्जाम्स में सच में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको आज की क्लास में क्या क्या करवाऊंगा, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, वो आप ध्यान से एक बार पहले सुन लीजिए। पहली बात तो हम पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एग्जाम पेपर का। जब से सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, यानी कि मई 2018 वाला अटेम्प्ट, वहां से लेकर के अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, उन सब का हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। देखिए, मैं आपको यहां पर पहले ही एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मैं आगे की बातें स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मेरी तरफ से, कि मैं आपको जो ब्लूप्रिंट, आप जानते हैं ब्लूप्रिंट क्या होता है, जिसके अंदर हम पेपर का ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और वो भी किस किस टाइप के आते हैं। एक तरह से इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात पहले से डिस्क्लेम करके कह रहा हूं, वो ये है कि ये ब्लूप्रिंट आईसीएआई का बताया हुआ नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये ब्लूप्रिंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बिल्कुल नहीं है। कहीं पर भी ब्लूप्रिंट आईसीएआई का बताया हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ब्लूप्रिंट, वो पास्ट में जो भी अब तक के पेपर्स हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए बताऊंगा, उन सबको देखते हुए बताऊंगा। और आप खुद भी उन पेपर्स को देख सकते हैं आईसीएआई की वेबसाइट से निकाल करके। मैं आपको उन सब का स्टडी करके और एक पैटर्न आपको दिखाऊंगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर का। ये स्ट्रक्चर जब हमें दिमाग में रहेगा तो हमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी पेपर को जानने में, इस सब्जेक्ट को जानने में। देखिए, मैं आपको स्पेशली ये सभी बातें बताऊंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिसंबर 2020 एग्जाम्स। अभी 10 दिसंबर 2020 को एग्जाम्स हुए हैं सीए फाउंडेशन के लेटेस्ट, और ये जो एग्जाम्स हुए हैं काफ़ी वेट के बाद में हुए हैं, स्टूडेंट्स ने काफ़ी टाइम से वेट किया है। इनफैक्ट मई 2020 में जिनके एग्जाम्स होने वाले थे उन्होंने भी कोविड-19 के कारण काफ़ी वेट किया नवंबर 2020 के लिए। लेकिन नवंबर 2020 वाला पेपर जो है फाइनली वो हुआ दिसंबर 10 से स्टार्ट। तो 10 दिसंबर को बिजनेस लॉज, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर था। मैं आपको स्पेशली उसको ध्यान में रखते हुए पूरा स्टडी करवाऊंगा। हालांकि मैंने आपको एक बात और बोल दी है कि मैं पूरे मई 2018 से लेकर अब तक के पेपर्स में जो कॉमन स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, मैं आपको सबसे पहले तो वही बताने वाला हूं। उसके बाद फिर मैं आपको दिसंबर 2020 वाला जो बिजनेस लॉज का पेपर है, केवल मैं बिजनेस लॉज के पेपर की बात करूंगा, करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की नहीं। तो बिजनेस लॉज वाले पेपर जो कि अभी दिसंबर 2020 में आया है, मैं आपको फिर उसकी पूरी डिटेल में उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कैसा वो पेपर था, क्या था उसमें, उसके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये सभी बातें मैं इस क्लास में करने वाला हूं। चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। सबसे पहले बिजनेस लॉज का पेपर 2020 दिसंबर वाले एग्जाम्स में बिल्कुल हर बार की तरह ऐसा पेपर आया है जो कुछ लेंदी होता है। हमेशा ऐसा ही होता है, बिजनेस लॉज का जो पेपर होता है वो स्टूडेंट्स के लिए लेंदी पड़ता है। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स टाइम का स्टार्टिंग से ध्यान में रखते हैं, टाइम को शुरू से देखते चलते हैं और बिल्कुल टाइम पे अपना कंट्रोल रखते हैं, कमांड रखते हैं, उनके लिए ये पेपर नॉर्मल रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एज यूजुअल ये पेपर लेंदी तो था। बाकी इसके अलावा ये एज यूजुअल फिर से एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर था। इस बार का पेपर भी एक बहुत अच्छा मिक्सचर था दोनों तरह के क्वेश्चंस का। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें थे और साथ में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी थे। देखिए, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल है, इसलिए इंस्टीट्यूट बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जो है वो सीधे 12th क्लास के बाद में सीए फाउंडेशन में एंटर होते हैं, तो उनके उस लेवल को देखते हुए इंस्टीट्यूट
इस फाउंडेशन वाले लॉ के पेपर को रीजनेबल रखता है, सभी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में ये रहे, इस हिसाब से इसको बनाया जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस बल्कि ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। मैं आपको इन सभी बातों का बहुत डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा पूरी स्टैटिस्टिक्स के साथ में, यानी कहने का मतलब है पूरे डेटा के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस कितने आए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने आए हैं। राइट, चलिए देखते हैं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपको लगेगी। हम अभी बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम्स पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉज की। देखिए बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। कुल मिलाकर के, सबसे पहले मैं बात कर लूं, कुल मिलाकर के बिजनेस लॉज वाला जो पार्ट है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आए, क्योंकि पैटर्न ही यही रहेगा पेपर का हमेशा के लिए। 6 क्वेश्चंस इसमें है, आपको मैं दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये 6 क्वेश्चंस इस बार आए हैं। हर बार की तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चंस है, रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस है, उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने थे। तो आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस 4 वर टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, अच्छा, कंपलसरी क्वेश्चन जो था वो देखिए, मैं आपको अभी ये जो ब्लूप्रिंट मैंने आपके सामने खोल रखा है, मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं ना, तो मई 2018 से लेकर अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में मोर और लेस यही ब्लूप्रिंट फॉलो किया गया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन हाँ, मोर और लेस मैं ये बोलूंगा इसके ही आसपास का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है पेपर में सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से। अच्छा, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आने वाले एग्जाम्स में भी बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर चले। देखिए, अब तक के जितने भी अटेम्प्ट्स हैं उन सब में यही स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि आने वाले अटेम्प्ट्स में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूट का ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ ब्लूप्रिंट बिल्कुल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ऐसा जरूरी नहीं है ये का यही पैटर्न हमेशा फॉलो करे, वो कभी भी इस पैटर्न को चेंज भी कर सकता है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, हम यही मानेंगे कि अब आने वाले एग्जाम्स में भी यही पैटर्न चलने वाला है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी और बाकी सारे उनमें से एक आप छोड़ सकते हैं और बाकी आपको करने हैं। अब आप देखिए, यहां पर केस लॉ वाले क्वेश्चंस भी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ केस लॉ वाले हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमेशा की तरह इसमें 3 पार्ट्स रहे, 3 पार्ट्स रहे। पहला पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया था, सेकंड कंपनीज एक्ट से, थर्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। मैं आपको बताऊं, अब तक के सभी एग्जाम्स में बिल्कुल एग्जैक्टली यही चला है, एग्जैक्टली यही चला है कि ए पार्ट वाज फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी वाज फ्रॉम कंपनीज एंड सी वाज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और तीनों ही पार्ट्स 4 मार्क्स ईच। अब तक का हमेशा का यही पैटर्न चलता आया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पर अब मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में हर बार की तरह 2 पार्ट्स रहे, कंपनीज एक्ट, वहां से पार्ट ए आया, एंड पार्ट बी वाज फ्रॉम एलएलपी एक्ट। देखिए, यहां भी मैं आपको एक और बात पे गौर करवा देता हूं। ये जो एलएलपी एक्ट है, इसमें अब तक के हर एग्जाम्स में केवल एक ही क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, वो भी सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट ही रहा है। आप अगर एग्जाम पेपर्स देखेंगे सारे के सारे, आपको सब में यही बात मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट वाज फ्रॉम एलएलपी एक्ट, और वो हमेशा 5 मार्क्स का ही रहा है। इसके अलावा एलएलपी एक्ट का और कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं दिखा। तो मैं इसको देख करके ये कह सकता हूं कि एलएलपी एक्ट अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ के आए, नहीं भी पढ़ के आता, तो भी उसका काम शायद चल जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नंबर 2 को ऑप्शन में छोड़ दे और बाकी सारों को कर दे, तो उस केस में एलएलपी एक्ट नहीं पढ़ने से भी उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप सभी सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको अच्छे से ही पढ़े। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि एलएलपी एक्ट को छोड़ा जा सकता है, नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं अब तक के पेपर्स को एनालाइज करते हुए बोलूं, तो हाँ, उससे तो हमें यही दिख रहा है कि एलएलपी एक्ट को अगर छोड़ भी दिया जाता तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर ऑब्वियस बात है,
बाकी सारे क्वेश्चंस तो फिर स्टूडेंट को आने ही चाहिए थे, बाकी सारे फिर आने चाहिए थे, क्योंकि जब आपने फिक्स है क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ ही दिया तो फिर किसी और में तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, बाकी तो आपको कंपल्सरीली करने ही करने हैं, राइट। तो मैंने आपको ये भी बताया कि एलएलपी एक्ट जो है उसमें एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आया है, ओनली 5 मार्क्स का, और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस लॉ वाला नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार। इस बार भी ऐसा ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हर बार, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेकंड अगेन फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड थर्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। और हर बार एक बात देखी गई कि जो इसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है, जो 2 मार्क्स का है, उसमें एक इंटरनल ऑप्शन भी आया है। अब तक हर बार एक इंटरनल ऑप्शन आया है। किस तरह से, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब मैं पेपर पे आऊंगा तो मैं आपको फिर से ये सभी बातें उस पर गौर करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके ए पार्ट में एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, और फिर आगे लिख दिया जाता है और के बाद में एक और क्वेश्चन लिख दिया जाता है। यानी कि आपको इन 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक करना है। तो ये इंटरनल चॉइस पार्ट ए के अंदर हर बार देखी गई है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2 पार्ट्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 6 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट्स है हर बार, इंक्लूडिंग दिस अटेम्प्ट, इन एवरी अटेम्प्ट सो फार 2 पार्ट्स वर देयर इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट कंपनीज एक्ट से था, 6 एंड 6 मार्क्स ईच। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन जो है पूरे बिजनेस लॉज वाले पार्ट का, उसके अंदर 3 पार्ट्स रहे हैं, फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेक्स्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड द फाइनल वाज फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। 5, 4 एंड 3 ये बिल्कुल एज इट इज क्लासिफिकेशन फॉलो हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब तो काफी प्रिडिक्टेबल पेपर आता है, हमें आपने ऑलरेडी पूरा का पूरा ट्रेंड बता दिया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट बता दिया है, जो भी बोले। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब यहां पर पहली बात, ये पेपर जो है इतना प्रिडिक्टेबल तरीके से क्यों बनाया जाता है। अब तक की बात अगर मैं बताऊं तो आईसीएआई इतने प्रिडिक्टेबल तरीके से पेपर इसलिए बनाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए इसलिए बना रहा है, क्योंकि वो जानते हैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सीधे लॉ जैसे सब्जेक्ट को टैकल करना एंट्री लेवल पर ही थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए इन्होंने कुछ हद तक प्रिडिक्टेबिलिटी रख दी है पेपर में, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ मदद मिले, कुछ हेल्प मिले। समझ में आ रहा है आपको, ये एक रीजन है। हालांकि इससे हायर लेवल्स पे जब आप चलते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे, वहां तो ये देखने में आता है देयर इज नो प्रिडिक्टेबिलिटी। पेपर में कहीं से भी कितने भी वेटेज का कुछ भी आ जाता है। हाँ, ऑब्वियस बात है, अगर यहां पर हमें ओवरऑल मार्किंग आईसीएआई ने खुद ने बताई है कि भाई लॉ का 60 मार्क्स होगा, यानी लॉ वाला जो पोर्शन होगा बिजनेस लॉज वाला, दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स, तो वो तो आईसीएआई हमेशा फॉलो करेगा ही। यानी उन्होंने ऑफिशियली जो बताया है वो तो वो फॉलो करते ही है इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर भी। लेकिन जो उनका ऑफिशियली बताया हुआ नहीं है उसमें देयर इज नो प्रिडिक्टेबिलिटी, कहीं से भी कितने भी वेटेज का कुछ भी आ जाता है। लेकिन एज कंपेयर टू दैट फाउंडेशन लेवल का पेपर मैंने आपको दिखाया काफी प्रिडिक्टेबल रहा है अब तक। अब आप बोलेंगे सर कहीं तो आईसीआई थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर देता होगा, या ये बोले कहीं ना कहीं तो वो कुछ भी कर देता होगा। तो मैं आपको बताता हूं वो चीज ये लोग कहां कर सकते हैं। वो चीज ये लोग, पहली बात तो कौन सा क्वेश्चन डालना है उस मामले में ये लोग पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, चैप्टर के कोई भी टॉपिक में से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो उसके लिए तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। केवल पैटर्न ही तो प्रिडिक्टेबल है, बाकी अंदर क्वेश्चन क्या आने वाला है दैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, दूसरी बात, आपने अगर यहां पे देखा हो तो कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस, और इनके अगर आप पार्ट्स देखेंगे ना, ए बी या कोई में ए बी सी, तो आप देखेंगे ये जो 2020 वाला पेपर आया है, इस पेपर में कुल मिलाकर के 15 पार्ट्स आए हैं। अगर आप 6 की 6 क्वेश्चंस को देखें, जिनमें से एक ऑप्शन में छूटेगा भी, नो डाउट छूटेगा भी, लेकिन मैं तो सारों की बात कर रहा हूं, टोटल 6 क्वेश्चंस के 15 पार्ट्स रहे हैं, 15 पार्ट्स रहे हैं। अब देखिए, दिखने में 15 पार्ट्स है,
लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो हर क्वेश्चन में या तो 2 पार्ट है या 3 पार्ट्स है। ऐसा ही है, आप साफ देख रहे हैं, आइदर देयर आर 2 पार्ट्स और देयर आर 3 पार्ट्स, ऐसा ही चला है। लेकिन सच बात यह है कि यहां पे आके आईसीएआई अपनी इच्छा पूरी तरह से यूज करता है, वो अपना डिस्क्रिशन यूज करता है। भले ही यहां पर हमें दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको जस्ट। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको साफ 2 पार्ट दिख रहे हैं, ए एंड बी। लेकिन हो सकता है ये जो बी वाला पार्ट है इसके भी 3 पार्ट कर रखे हो इंस्टीट्यूट ने, इस क्वेश्चन पेपर में हो सकता है इसके भी 3 पार्ट हो, यानी ये जो बी पार्ट है इसके फर्दर 3 पार्ट्स हो, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, ऐसे करके 6 मार्क्स का ये बी पार्ट हो जाए। हो सकता है ये जो क्वेश्चन था इसके भी 2 पार्ट बना दिए जाए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम छोटे छोटे सारे पार्ट्स को अलग अलग गिने तब तो उसका कोई फिक्स काउंटिंग नहीं है। हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया अकेले क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स निकल के आ जाए। समझ में आ रहा है ना? यहां आकर के सीए इंस्टीट्यूट कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा देखने में आया है अब तक। तो भले ही दिखने में एक ऊपर ऊपर से हमें जो ब्रॉडर व्यू दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि हर क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट्स है, कोई में ए और बी है, कोई में ए बी एंड सी है, लेकिन फिर उनके अंदर के जो सब पार्ट्स है ना उनकी हम कोई गिनती नहीं बता सकते। वो कितने भी कर सकता है इंस्टीट्यूट, कितने भी कर सकता है, छोटे छोटे पार्ट्स भी बना सकता है, और ऐसा ही हुआ है, कभी भी कितने भी पार्ट्स बना दिए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं ये चीज स्टूडेंट के लिए कुछ हद तक डेंजरस होती है। डेंजरस इसलिए कि उसको फिर चैप्टर के हर छोटे छोटे टॉपिक को भी याद करना पड़ता है। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को बता दिया जाए कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, या फिर मान लीजिए ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में तुम्हें केवल 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो भी 6 और 6 मार्क्स के, केवल 2 क्वेश्चन मिलेंगे 6 एंड 6 मार्क्स। तो स्टूडेंट रिलैक्स होकर के केवल बड़े बड़े टॉपिक ही पढ़ता है। वो सोचता है यार बड़े बड़े टॉपिक्स में से ही आने वाले हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटों को वो छोड़ देता है। लेकिन जब उसको ये बता दिया जाता है याद रखना 6 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है ना उसके भी 3 पार्ट्स हो सकते हैं, 2 2 एंड 2, तो वहां फिर वो छोटे छोटे टॉपिक्स को भी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यही चीज इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, हर चीज आपको पढ़नी है, राइट। और बाकी तो मैंने आपको यहां पर आगे ये भी लिख के बताया है कि केस लॉ वाले क्वेश्चंस कौन कौन से रहे और डायरेक्ट वाले कौन कौन से रहे। मैं अब इसके बारे में भी आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए कुल मिला के मैंने आपको बताया 6 क्वेश्चंस रहे, 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन वाज कंपलसरी, बचे हुए 5 में से 4 क्वेश्चंस आपको करने, कोई से भी 4 करने हैं आपको रिमेनिंग 5 में से। देखिए जो 6 क्वेश्चंस है ये हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स ईच, ठीक है। आप अगर टोटल लगाएंगे, मैंने देखिए हर क्वेश्चन के हर पार्ट के मार्क्स आपको दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट 4 मार्क्स, बी पार्ट अगेन 4 मार्क्स, सी पार्ट अगेन 4 मार्क्स। आप टोटल देखेंगे ना तो हर क्वेश्चन का टोटल वेटेज आपको 12 ही नजर आएगा, ठीक है, राइट। सभी में आपको टोटल आएगा 12 नजर आएगा। और इसीलिए आप जानते हैं ये जो टोटल 6 क्वेश्चंस बने हैं इनमें से केवल 5 ही करने होते हैं स्टूडेंट को, केवल 5 ही करने होते हैं, राइट। तो आप खुद देख लीजिए 12 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो 60 मार्क्स का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है। यानी इंस्टीट्यूट ने बहुत इवन तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं, हर बार वो ऐसा ही करता है। इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत इवन तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाता है। ये बात न सिर्फ फाउंडेशन में होती है बल्कि इंटर और फाइनल लेवल में भी होती है। मैं इवन तरह से पेपर बनाने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए 60 मार्क्स का टोटल पेपर है, इनको डालने हैं 5 क्वेश्चंस, टोटल तो 6 है लेकिन हाँ हमें तो 5 ही करने होते हैं अटेम्प्ट, तो इन्होंने सिंपली 60 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, यानी हर क्वेश्चन का वेटेज 12 12 12 12 रख दिया। ऑल राइट, पेपर तो टोटल 72 मार्क्स का है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। आप टोटल अगर लगाएंगे तो 6 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स ईच, तो 72 मार्क्स का टोटल पेपर है बिजनेस लॉज का, लेकिन उसमें से स्टूडेंट को केवल 60 मार्क्स के ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेकिन वहां एक दिक्कत है, दिक्कत यह है
कि मान लीजिए स्टूडेंट सोच रहा है, उसने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पढ़ा, उसको ये लग रहा है कि यार क्वेश्चन नंबर 3 में से मुझे ये दो पार्ट्स तो आते हैं, ए और बी, लेकिन सी नहीं आता, और क्वेश्चन नंबर 4 में से मुझे ए आता है, बी नहीं आता। अब बताइए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या वो ये डिसाइड कर सकता है कि यार एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का तो हम ए और बी अटेम्प्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का हम ए अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाकी जो भी बचे उनको अपन ऑप्शन में छोड़ देते हैं। क्या स्टूडेंट ऐसी चॉइस कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 करना है और या पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 करना है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स कर लिए, 4th के भी कुछ पार्ट्स कर लिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहां आकर के कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताई कि मुझे किसी एक क्वेश्चन का भी कुछ पार्ट्स आते हैं, दूसरे के भी कुछ पार्ट्स आते हैं, तो यहां मैं दोनों ही तरफ से, एक तरफ कुआ एक तरफ खाइए, वो वाली हालत हो जाती है। अब ऐसे में तो फिर क्या है, फिर तो आपको जो भी ठीक लग रहा है आप वही क्वेश्चन चूज कर लीजिए इनमें से, आपको दोनों तरफ में दिक्कत तो रहनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम आती है, राइट। चलिए, अब मैं आपको बात बताने वाला हूं कितने डायरेक्ट और कितने केस लॉ वाले क्वेश्चन। देखिए, मैंने उसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट रेडी किया हुआ है आपके लिए। अगर मैं टोटल बात करूं, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, हर चैप्टर के भी कितना कितना वेटेज रहा है वो मैंने यहां पे आपको दिखा रखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां से टोटल 15 मार्क्स का के क्वेश्चंस आए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको ये जो मार्क्स बता रहा हूं ये आउट ऑफ 72 बता रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया टोटल पेपर 72 मार्क्स का रहा है, उसमें से भले ही हमें अटेम्प्ट करने केवल 60 मार्क्स का, तो मैं आपको 72 में से बता रहा हूं कि आउट ऑफ दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आए हैं, एलएलपी एक्ट से 5 मार्क्स के आए हैं, सेल ऑफ गुड से 16 मार्क्स के आए हैं, इंडियन पार्टनरशिप से भी 16 मार्क्स के आए हैं। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, सेल ऑफ गुड्स और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दोनों लगभग बराबर ही साइज के चैप्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, मैं जब कंपेयर करता हूं, जैसे मैंने भी जो नोट्स आपको दिए हुए हैं, नोट्स के अगर आप नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम मिलेंगे आपको सेल ऑफ गुड्स एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो आप यहां पे देख रहे हैं वेटेज भी 16 ईच रखा गया है। कंपनीज एक्ट काफी बड़ा है तो उसका वेटेज भी 20 मार्क्स रखा गया है। हाँ, एक बात जरूर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो काफी बड़ा, लेकिन उसका वेटेज कम है। सोचने की बात है, सेल ऑफ गुड्स और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से भी कम रखा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज, ठीक है ना। जबकि वो साइज में आप ये मान लीजिए इंडियन पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स दोनों को मिला देते हैं तो लगभग उतना बड़ा हो जाता है, करीब करीब मैं बता रहा हूं उतना बड़ा हो जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 15 मार्क्स का लेकिन उसका वेटेज है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा शायद कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बचा हुआ पोर्शन, क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये पूरा तो आपके अभी आता नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, ये तो केवल आपके सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक के कवर होते हैं फाउंडेशन लेवल पर। जो रिमेनिंग है इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन वो आपके इंटरमीडिएट लेवल पर आता है, राइट। तो इसलिए शायद इन्होंने यहाँ पे वेटेज कम रख रखा है। अच्छा, लेकिन जब कंपनीज एक्ट की बात की जाती है तो देखिए कंपनीज एक्ट का यहाँ पे इन्होंने वेटेज ज्यादा इसलिए भी रखा है क्योंकि एज अ प्रोफेशनल, एज अ सीए, आपके कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज होगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो एक सीए प्रैक्टिस करता है तो कंपनीज एक्ट एक ऐसा लॉ होता है, बिजनेस लॉज में से एक इतना इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसको उसे सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है। जब मैं इन 5 में से बात करता हूं तो होने को तो और भी बहुत सारे लॉज आप पढ़ेंगे आगे इंटर और फाइनल लेवल पर, लेकिन जब हम इन 5 में से देखते हैं तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको सबसे ज्यादा काम में आएगा लॉ वो होगा कंपनीज एक्ट। और शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट का वेटेज कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा रखा गया है, 20 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये आपने एक पैटर्न देख लिया, ब्लूप्रिंट देख लिया। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके कह देता हूं, ये कोई फिक्स ब्लूप्रिंट नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी दिखा रखा है ये अब तक के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हुए मैंने आपको बताया है।
बाकी ICAI ने ऐसा कभी नहीं बोला और ना कहीं पे लिखा हुआ है कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, ऐसा कहीं नहीं है, राइट। तो किसी भी अटेम्प्ट में, किसी भी एग्जाम में वो लोग इस पैटर्न को बदल भी सकते हैं। हो सकता है कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 15 मार्क्स की जगह सीधे 25 मार्क्स का पेपर बना दिया जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं इस बारे में आगे के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो, क्योंकि देखिए हम ह्यूमन बींग्स तो कहीं ना कहीं अब तक जो हुआ है उसको देखते हुए आगे तैयार रहते हैं। हालांकि अनसर्टेनिटीज तो हर जगह होती है, यहां भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम सब इस ब्लूप्रिंट को कुछ हद तक फॉलो कर सकते हैं और इसके बेस पे हम अगर आगे की प्रिपरेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर मैंने इसमें भी आपको क्लासिफाई करके बताया है कि देखिए 15 मार्क्स का ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर आया है, 15 मार्क्स का वेटेज आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, उसमें से 10 मार्क्स के केस लॉ वाले क्वेश्चंस आए हैं। सबसे ज्यादा केस लॉ वाले क्वेश्चंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 10 मार्क्स का केस लॉ वाला पेपर आया है और 5 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। LLP एक्ट में केवल एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का और वो भी डायरेक्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। 6 मार्क्स के केस लॉ वाले क्वेश्चन है दोनों से और 10 मार्क्स के डायरेक्ट है। कंपनीज एक्ट से 7 मार्क्स के केस लॉ वाले क्वेश्चन है एंड 13 मार्क्स के डायरेक्ट है। यानी कंपनीज एक्ट से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट ही आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस पूरे की कसर ये लोग पूरी करेंगे आपके साथ इंटर लेवल पर और फाइनल लेवल पर, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है ना, ये तीनों लेवल्स पर डिवाइडेड रहता है। इसका कुछ पार्ट अभी आपके आया है फाउंडेशन लेवल पर, फिर कुछ पार्ट आएगा इंटरमीडिएट लेवल पर और रिमेनिंग पार्ट जो है कंपनीज एक्ट का वो फाइनल लेवल में आता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा एक्ट होता है। तो जब इंटर और फाइनल लेवल पर यही कंपनी लॉ का पेपर आता है तो वहां पर बहुत सारे केस वाले क्वेश्चंस आते हैं। अभी इस बार इन्होंने ज्यादा नहीं डाले हैं केस लॉ वाले, इस बार 13 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर रहा है एंड आई वुड से हर बार यही स्ट्रक्चर रहता है, मोर और लेस यही स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो इस बेस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अगर आपको टोटल भी बता दूं अभी यहाँ पे, आप खुद भी करके देख सकते हैं। इन ऑल इफ वी सी, हम देख सकते हैं टोटल 29 मार्क्स के केस लॉ वाले क्वेश्चंस हैं एंड 43 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 72 मार्क्स का टोटल पेपर, ठीक है। तो टोटल 72 में से फाइनली जो हमने समझा वो ये कि 29 मार्क्स के केस वाले क्वेश्चंस है एंड 43 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस है। केस वाले जो क्वेश्चंस है उनका अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चंस केस लॉ वाले आ रहे हैं और 60% के करीब आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। और फिर से मैं कह देता हूं इंटर और फाइनल लेवल पर ये चीज रिवर्स हो जाती है, केस वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लग जाते हैं और डायरेक्ट वाले कम। ऐसा इसलिए, मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट को भी हमदर्दी रहती है। वो जानते हैं कि भाई एकदम से इनके ऊपर केस लॉ वाले क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग कर देना सही नहीं है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, ये सारा जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं ये अब तक के पेपर्स को देखते हुए है, आगे कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, राइट। अच्छा, आपने एक बात और भी नोटिस की होगी, जो मैंने आपको ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया उसमें आपने भी नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है जो कि कंपनीज एक्ट से आता है हर बार, वो 7 मार्क्स का आता है। तो मैक्सिमम वेटेज एक क्वेश्चन का 7 मार्क्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। मिनिमम वेटेज तो मैं कह सकता हूँ 2 मार्क्स भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो कहीं पर भी हमें एक जगह के अलावा 2 मार्क्स नहीं दिख रहा। तो देखिए, एक तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी उसके अलावा भी मैंने आपको बोला कि जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको जहां जहां भी दिख रहे हैं, इंस्टीट्यूट उसके भी डिविजन्स करके दे देता है कई बार। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन के अंदर भी 3 पार्ट आपको मिल सकते हैं, 2, 2 एंड 2 मार्क्स। इस तरह मिनिमम क्वेश्चंस के जो वेटेज होंगे वो 2 मार्क्स है और मैक्सिमम आपको नजर आ रहा है 7 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आई थिंक आपको पेपर के एक पैटर्न से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी कंफ्यूजन्स है, यहां पर क्लियर हो गए होंगे किस तरह का पेपर आता है। अब मैं बात करने वाला हूं, जैसा मैंने आपको बोला था, मैंने इस क्लास में आपको कहा था कि मैं बताने वाला हूं आपको क्या चीज, दिसंबर 2020 वाले एग्जाम्स में पेपर जो आया है उसका हम डिस्कशन करना शुरू कर रहे थे। तो अब मैं आपको फाइनली उस पर ही लेकर आता हूं। देखिए, ये पेपर है दिसंबर 2020 का,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 11 है, जिसमें से 6 क्वेश्चंस बिजनेस लॉ वाले पार्ट के हैं और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस बिजनेस करस्पॉन्डेंस वाले पेपर के हैं, ठीक है ना। तो हम अभी करस्पॉन्डेंस वाले पेपर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिजनेस लॉज वाला जो पेपर है उसकी। उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है, करने उसमें से केवल 5 ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेक्शन ए स्टार्ट हुआ है बिजनेस लॉज वाला, जिसमें साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और आपको बचे हुए 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। टोटल वेटेज है इस पेपर का 60 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल आपके पास में 72 मार्क्स के क्वेश्चंस है, बट आउट ऑफ दैट यू हैव जस्ट टू अटेम्प्ट 60 मार्क्स क्वेश्चंस। मैंने आपको जिस तरह का ब्लूप्रिंट बताया है, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको यहां पर पेपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले 3 पार्ट्स है, 4 मार्क्स ईच। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और जरा फिर इसके बारे में सोचते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ये केस वाला क्वेश्चन रहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इसमें मिस्टर एक्स के बारे में बताया गया, वो एक बिजनेसमैन है हु हैज बीन फाइटिंग अ लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन। लंबे समय से वो एक केस लड़ रहा है मिस्टर वाई के साथ में। 2 लोगों के बीच में केस चल रहा है काफी समय से। हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पहले पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो अगर हम पे कोई और तरह का स्ट्रेस है या प्रेशर है तो आप समझिए हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। मान लीजिए मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मेरे अंदर और भी बहुत सी बातें चल रही है। बातें ये चल रही है कि अरे यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ गया, यही तो मेरा लूज पॉइंट था। अरे यार ये लिटिगेशन वाली बात कहाँ थी, याद ही नहीं आ रहा। आप सोचिए हमने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा नहीं, हम उसके पहले उलझने लग गए। देखिए ऐसी कंडीशन अगर हमारी होगी तो हम ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे क्वेश्चन को। और न सिर्फ हमें पढ़ना होता है ढंग से, हमें उसी के साथ में सोचना होता है, उस सिचुएशन को रियलिटी में इमेजिन करना होता है। उसके बिना आप सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। अच्छा एक बात और है, कई क्वेश्चंस तो देखिए साफ हमें समझ में आ जाते हैं एक बार पढ़ते ही, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं ना तो वो हमें 80% तो क्लियर हो जाते हैं, 20% उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है जो हमें थोड़ा डाउट में डाल देती है। तो ऐसे में आपने उस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है ना, इमेजिन कर करके पढ़ा है, जो 80% पार्ट आपको समझ में आ रहा है, आपने उसको जितने ध्यान से पढ़ा है ना, उस बेस पे आप बचे हुए 20% को भी कॉमन सेंस से खुद ही समझ लेंगे। चाहे बचा हुआ 20% पार्ट आपके लिए थोड़ा मुश्किल था समझना, लेकिन अगर आपने बहुत पेशेंस के साथ आराम से, विदाउट एनी स्ट्रेस, बिल्कुल आराम से केयरफुली अगर आपने अब तक के क्वेश्चन को पढ़ा, यानी जो बचे हुए 80% पार्ट है उसको आपने पढ़ा, तो आपको बचा हुआ जो 20% मुश्किल लग रहा है ना, उसका भी आप जैसे तैसे मीनिंग समझ लेंगे। इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, पेशेंस इज द की। पेशेंस है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पढ़ते हैं एक बार बहुत केयरफुली। लिखा है मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन जिसने लंबे समय से लिटिगेशंस लड़ी है मिस्टर वाई के साथ में। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है मिस्टर वाई, ठीक है। टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन, अब वो कैंपेन में लगा हुआ है, लीगल कैंपेन में, यानी वाई के खिलाफ केस लड़ने में लगा हुआ है, और उसको सपोर्ट करने के लिए ही एनलिस्ट्स द सर्विसेज ऑफ मिस्टर सी, अ जुडिशियल ऑफिसर। कहने का मतलब है उसने मिस्टर सी की सर्विसेज ली। अब हो सकता है आपको एनलिस्ट वर्ड का मतलब एग्जैक्टली पता नहीं हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस से आपको समझ में तो आ ही रहा है। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि मिस्टर सी की सर्विसेज इसने ली होगी। मिस्टर सी कौन है? एक जुडिशियल ऑफिसर है। जुडिशियल ऑफिसर का जनरली मीनिंग होता है जज, ठीक है ना। उसकी सर्विसेज उसने ली, और क्या ली जरा देखिए, लिखा है स्टेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ 10 लाख वुड बी पेड टू हिम इफ ही डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर वाई। क्या कह रहा है ये? एक्स जो है ना, वो केस जीतना चाह रहा है जैसे तैसे, वो बहुत परेशान हो गया है, लंबे समय से वो लिटिगेशंस लड़ रहा है। उसकी भावनाओं को आप समझिए जरा, उस हिसाब से आपको आगे की लाइनें भी अपने आप समझ में आएगी। तो वो परेशान हो गया होगा जरूर, लंबे समय से लिटिगेशंस चल रही है। अब वो परेशान होके क्या कर रहा है, वो अपने लीगल कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर सी की सर्विसेज ले रहा है, जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर है, जज है। और उससे वो क्या कहना चाह रहा है, उसको वो ये कहता है, भाई मैं तुमको ना 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुमने मिस्टर वाई की ब्रीफ नहीं ली। एक्चुअली ब्रीफ, अब ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, आपने कहीं पे पढ़ी नहीं होगी, कहीं नहीं पढ़ी होगी आपने, हो सकता है नहीं पढ़ी हो सकता है अगर आपको कहीं से ध्यान भी आ रहा हो तो अच्छी बात है।
मैं मानता हूं आपको नहीं पता होगा ब्रीफ का मतलब, लेकिन मैं यहां पे ये बोलूंगा अगर आपको नहीं भी पता तो एक कॉमन सेंस से भी मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए। तो यहां पर उसका मीनिंग कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि वो जो मिस्टर वाई जुडिशियल ऑफिसर है उसको ये कहा जा रहा है कि यार तुम ना, सॉरी मिस्टर सी जो जुडिशियल ऑफिसर है उसको ये कहा जा रहा है कि यार तुम ना ये जो मिस्टर वाई है ना जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, तुम इसका ब्रीफ मत लेना। सी सामने जज बैठा है, मैं हूं एक्स, मैं वाई को कह रहा सी को कह रहा हूं जज को कि तुम वाई की ब्रीफ मत लेना, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात सुनना मत। अब वैसे मैं आपको बताऊं ब्रीफ होता क्या है, जो भी दोनों पार्टीज होती है जिन दोनों के बीच में केस हो रहा है वो दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं जज के सामने, उसी को ब्रीफ कहा जाता है। तो सीधी बात है यहां पर एक्स सी को ये कह रहा है, जज को ये कह रहा है कि तुम वाई की बातें मत सुनना, ये जो ब्रीफ तुमको देगा ना वो उसको कंसीडर ही मत करना, बिना उसे कंसीडर किए तुम तो मुझे जिता देना, ये यही कहना चाह रहा है, उसका इंटेंशन ये है। अब आपको चाहे कुछ शब्द इसमें नहीं भी क्लियर हुए हो लेकिन रफली एक आपको इंटेंशन तो पता चल गया होगा। और फिर यहां पे कहा जाता है, अब देखिए आप समझ जाएंगे यहां पे हो क्या रहा है, गड़बड़ हो रही है। यहां पर एक्स एक बहुत गलत तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहा है सी के साथ में। आगे लिखा है मिस्टर सी एग्रीज। अब यहां पे एक्स और सी के बीच में एक एग्रीमेंट तो हो गया। सी कौन है? जुडिशियल ऑफिसर, और एक्स जो कि केस लड़ रहा है वाई के खिलाफ। बट एट द एंड ऑफ लिटिगेशन, अब लिटिगेशन के बाद में एक्स मना कर देता है टू पे टू मिस्टर सी। अब सोचिए सी जो है ना वो बिल्कुल एक्स के मुताबिक चला, सी जो है वो बिल्कुल वैसे ही चला जैसा एक्स ने उसको बोला था, उसने शायद ब्रीफ वगैरह कुछ नहीं लिया वाई का। अब वो बड़ी उम्मीदों में जाता है केस के बाद में और एक्स को कहता है यार तुमने मुझे बोला था 10 लाख रुपए देने के लिए, लाओ दो, लेकिन एक्स ने मना कर दिया, वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा। क्वेश्चन हमसे पूछता है डिसाइड वेदर मिस्टर सी कैन रिकवर द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय एक्स। अब सवाल यह है क्या सी लीगली एक्स से 10 लाख रुपए हक से मांग सकता है क्या? आपको बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान में रखते हुए। अब हमें यहां पर कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये एक एग्रीमेंट तो बना है, लेकिन अब हमें जरा दिमाग में वो प्रोविजंस लाने हैं। अब वो सारे प्रोविजंस आपको याद आने चाहिए। हमें करना क्या है, ये डिसाइड करना है ये एग्रीमेंट वैलिड था या नहीं। सीधी बात है अगर ये एग्रीमेंट वैलिड था तब तो हम बोलेंगे हाँ भाई सी 10 लाख रुपए मांग सकता है, और अगर ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं था तो हम ये बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं मांग सकता क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है। तो आपको पहले तो ये पता रही है एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। अब आप शायद ये बोलेंगे सर हाँ कॉमन सेंस से तो हमें लग रहा है कि ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि गलत चीज हो रही है यहाँ, लेकिन कॉमन सेंस से कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस से मार्क्स नहीं मिलते, आपको वो सही प्रोविजन याद आना चाहिए। देखिए सही प्रोविजन फिर यहाँ पे क्या होता है, आपको याद होगा आपने सेक्शन 10 की 4 शर्तें पढ़ी हुई है। मैं आपको एक बार मेरे नोट्स पर लेकर चलता हूं। देखिए सेक्शन 10 की 4 शर्तें हमारी पढ़ी हुई होती है, जिनमें एक शर्त ये होती है, मैं आपको बात कर रहा हूं थर्ड कंडीशन की। इनमें से जो थर्ड कंडीशन होती है वो ये होती है कि एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। ये थर्ड कंडीशन होती है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, और अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं हमारा जो प्रोविजन है ना जो हमें यहाँ पे यूज करना है वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक में छिपा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ अभी। अब ये बातें आपको याद आनी चाहिए, और जितना केयरफुली आपने पढ़ा होगा इमेजिन कर करके, मैं आपको हमेशा ये कहता था कि आपको हर प्रोविजन को इमेजिन करके पढ़ना है, आपको उसको रियल सिचुएशन मानते हुए पढ़ना है, तो आपको वो चीज एग्जाम के टाइम पे याद आएगी। देखिए यहां पर ये टॉपिक था हमारा लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, और उसके अंदर कई सारी बातें थी जैसे कि इलीगल कब माना जाएगा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, जब वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, ऐसे करके कई बातें थी। और उनमें से एक पॉइंट था इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी कई सारे थे। यहीं पे हमारा आंसर छिपा हुआ है, हमारे काम का प्रोविजन छिपा हुआ है। आपको याद होगा यहां पर एक पॉइंट था एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के यानी कानून के रास्ते में इंटरफेयर करने वाला कोई भी एग्रीमेंट। आप मुझे बताइए यहां पर
न्याय का रास्ता क्या कहता है? अरे हम कॉमन सेंस से जानते हैं। चाहे आप बोलेंगे सर हम तो अभी फाउंडेशन लेवल पे हैं, हमें ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं है, फिर भी कॉमन सेंस तो हमारा है ना, वो हमें कहता है कि न्याय का रास्ता यानी कानून का रास्ता होना ये चाहिए कि जो जज सामने बैठा है उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, उसे मिस्टर वाई की भी ब्रीफिंग लेनी चाहिए। और जबकि एग्रीमेंट इस तरह का हो रहा है कि वो ब्रीफिंग ना ले, तो बताइए ये तो इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस वाला केस हो गया ना। तो कहने का मतलब है क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इसलिए ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल माना जाएगा, और क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इलीगल है इसलिए ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। ये है पूरा प्रोविजन जो आपको यहां पे कवर करना है। समझ में आया? और बस अब आगे लिखने का तरीका क्या होता है केस वाले क्वेश्चन का, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है क्लासेस के अंदर, तो मैं वो तो सारी बातें अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमारा पूरा पेपर होने में शायद पूरे के पूरे उतना ही टाइम लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा जितना कि आपको दिया जाता है। इतना समय अभी मुझे लगाना नहीं है, तो लिखने का प्रॉपर तरीका मैं नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे केवल डिस्कस कर रहा हूँ प्रोविजंस और डिसीजन। प्रोविजन मैंने आपको बता दिया, डिसीजन अब आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि ये एग्रीमेंट वॉइड है तो वॉइड एग्रीमेंट के अंदर वो एनफोर्सेबल बिल्कुल नहीं होता। जब वो एनफोर्सेबल नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर ये जो सी है जुडिशियल ऑफिसर, इसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है अगेंस्ट एक्स, वो बिल्कुल पैसा नहीं मांग सकता, 10 लाख रुपए नहीं मांग सकता है एक्स से, ही कांट रिकवर। ये हुआ हमारा ए पार्ट। बी पार्ट जो कि कंपनीज एक्ट से आया है, और ये कंपनीज एक्ट से आया ये वाला पार्ट, 4 मार्क्स का केस वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड, एबीसी लिमिटेड ने अलॉट किए हैं इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स टू XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड को मतलब देखिए एक कंपनी ने शेयर्स दिए हैं वोटिंग राइट्स वाले, ऑब्वियसली हम जानते हैं इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स होते ही है। किसको दिए हैं? एक दूसरी कंपनी को, XYZ लिमिटेड को। कितने के दिए हैं जरा देखिए, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स तो 15 करोड़ के दिए हैं, और उसके अलावा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर 40 करोड़ के दिए हैं 2019-20 में। अच्छा, जब XYZ लिमिटेड को ये दोनों चीजें दे दी गई, इक्विटी शेयर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, उसके बाद की हालत बताई हुई है। उसके बाद इस एबीसी लिमिटेड के टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और टोटल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स 120 करोड़ है। तो हमें इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि टोटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़, उसमें से 15 करोड़ के किसको मिले हुए हैं? XYZ को। ऐसा ही है ना? और इसी तरह से जो टोटल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स 120 करोड़ के हैं, उसमें से 40 करोड़ के किसको दे दिए गए हैं? XYZ को। ठीक है ना? ये कंडीशन है, यानी XYZ लिमिटेड के पास इस समय 15 करोड़ के तो इक्विटी शेयर्स है विद वोटिंग राइट्स, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है 40 करोड़ के। अच्छा, हम ये तो जानते हैं ना कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, डिबेंचर्स में कभी भी नहीं होते, चाहे वो कन्वर्टिबल हो चाहे वो नॉन कन्वर्टिबल हो। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है डिफाइन द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी। अब यहां पे ये एक अलग ही डायरेक्शन में ले आता है हमें क्वेश्चन। ये कहता है आप एसोसिएट कंपनी का मीनिंग बताओ। तो ठीक है ना, आप एसोसिएट कंपनी का मीनिंग तो पढ़ के गए ही होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो कुछ मार्क्स तो आपको इसके सीधे सीधे मिल जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको सीधे एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 पूरा का पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जरा, नोट्स में से मैं आपको दिखा देता हूँ एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन। देखिए, ये है एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन। आपको एज इट इज इसको लिखना होगा, सारी बातें इसमें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा फिर और क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे और क्या चाहता है? वो चाहता है कमेंट ऑन वेदर एबीसी लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड कुड बी कॉल्ड एसोसिएट कंपनीज। क्या इन दोनों को हम आपस में एसोसिएट कंपनी कह सकते हैं? चलिए, तो अब अगर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी हुई है और आपने लिख भी दी इसको सक्सेसफुली, तो फिर अगर आपने इसको समझा हुआ है तो आप आराम से डिसीजन दे सकते हैं। देखिए, एसोसिएट कंपनी की कंडीशन होती है कि अगर
उस कंपनी में हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यानी कि अगर एबीसी वाली जो कंपनी है उसमें XYZ का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब चेक करना है क्या XYZ का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो बोला है हाँ भाई, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कम से कम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए, या आगे और भी कुछ लिखा हुआ है। तो वोटिंग पावर का 20% है क्या, हमें ये चेक करना है। जरा चेक कर लीजिए XYZ के पास वोटिंग पावर का कितना है। पहले तो आप सोचिए टोटल वोटिंग पावर कितनी है। क्या इसके अंदर वोटिंग पावर होती है? जी नहीं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में कभी भी वोटिंग पावर नहीं होती है। केवल किस में है वोटिंग पावर? इक्विटी शेयर्स में। अब बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 करोड़ की, उसमें से 15 करोड़ के XYZ के पास में है, राइट? समझ में आ रहा है आपको? तो यानी कि टोटल वोटिंग पावर तो 100 करोड़ रुपए के शेयर्स में ही है, और उसमें से XYZ के पास केवल 15 करोड़ के हैं। तो बताइए कितना परसेंट हो गई वोटिंग पावर? साफ दिख रहा है 15 आउट ऑफ 100, यानी 15% वोटिंग पावर है। तो उस हिसाब से क्या हम बोलेंगे कि ये कंडीशन पूरी हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। 15% है, जबकि होनी चाहिए कम से कम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। आपको ये सभी बातें बतानी पड़ेगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि टोटल है कितनी। तो आपको बताना पड़ेगा भाई एनसीडीज में वोटिंग पावर नहीं होती है, इक्विटी में ही होती है। तो देयरफॉर टोटल वोटिंग पावर वाली कैपिटल है 100 करोड़, एंड आउट ऑफ दैट XYZ लिमिटेड हैज ओनली 15 करोड़, विच इज 15% ऑफ टोटल। लेकिन होनी चाहिए एटलीस्ट 20%। देयरफॉर XYZ लिमिटेड इज नॉट द एसोसिएट ऑफ ABC लिमिटेड, वो एसोसिएट नहीं है, राइट? चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। दो पार्ट्स में क्वेश्चन बटा हुआ था, एक तो एसोसिएट कंपनी का मीनिंग बताना था, डायरेक्ट पार्ट था ये तो, और दूसरा पार्ट जो था उसमें हमें डिसीजन देना था। ये दो पार्ट में क्वेश्चंस डिवाइडेड है क्वेश्चन। चलिए अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4 एक्सेप्शंस आपको बताने हैं यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर के। आपको याद होगा ये कंडीशंस एंड वारंटी वाले चैप्टर से रिलेटेड था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशंस एंड वारंटी, ठीक है। और उसके अंदर आपको लास्ट में आकर के, अब मैं आपको वो दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, और फिर भी मैं आपको जगह बता रहा हूं, आप नोट्स में से देख सकते हैं या फिर ICAI के स्टडी मटेरियल में से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। क्या? कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शंस, कंडीशंस एंड वारंटी वाला जो चैप्टर था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, उसके ही लास्ट में ये टॉपिक आता है। और मैं आपको याद दिला देता हूं, इसके अंदर बेसिकली ज्यादातर वो पॉइंट्स आते हैं जो कि इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज के अंदर होते हैं। आपको याद होगा कंडीशंस एंड वारंटी वाले चैप्टर में इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज के काफी सारे पॉइंट होते हैं, ऐसा ही है। वो सारे होते क्या है? अरे वो सारे कैवेट एम्प्टर के एक्सेप्शन ही तो होते हैं। तो आप उनमें से कोई भी लिख दीजिए, कुछ एक दो और भी एक्स्ट्रा होते हैं इनके अलावा भी, बट ये तो होते ही होते हैं। ये जो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी के केसेस होते हैं ये तो सारे होते ही होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लिख दीजिए। इन्होंने केवल 4 मांगे आपसे, आप केवल कोई भी 4 लिख देंगे तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था ये। इसके आगे अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें 2 पार्ट है। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, डिफाइन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। दोनों को डिफाइन करना है और फिर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको याद होगा आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो फ्री कंसेंट वाला टॉपिक था, आपका जो इसके अंदर फ्री कंसेंट वाला टॉपिक था, उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड वाली चीजें आती थी। तो आपको यहां पर बस सबसे पहले तो कहा जा रहा है आपको दोनों को डिफाइन करना है, दोनों की प्रॉपर डेफिनेशंस आपको नोट्स में भी मिलेगी और ICAI के स्टडी मैट में भी मिलेगी। आपको दोनों को पहले डिफाइन करना है, फिर दोनों में डिफरेंशिएट करना है, राइट? बहुत इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है ये मालूम है ना आपको? ये 7 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सीधा सीधा बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 7 मार्क्स का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन LLP एक्ट से आता है, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच LLP में बी वूंड अप बाय ट्रिब्यूनल अंडर LLP एक्ट। ट्रिब्यूनल कैसे कैसे या कब कब वूंड अप वाइंड अप कर सकता है LLP को। फिर से मैं आपको नोट्स में से दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट ये लास्ट ही टॉपिक था इस चैप्टर का LLP एक्ट का। ये देख लीजिए लास्ट मेजर टॉपिक था वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, और इसमें अलग से ही ये टॉपिक है वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। इसमें बिल्कुल डायरेक्टली ये सारे पॉइंट्स थे
कि कब कब ट्रिब्यूनल के कहने पर एलएलपी का वाइंडिंग अप हो सकता है। सोचिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो वेरी वेरी स्कोरिंग होते हैं सभी के लिए। जो लोग केस वाले क्वेश्चन से डरते हैं, डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस उनके लिए बड़े आसान होते हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ने पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस को 60% रखा है। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ए पार्ट में इंटरनल चॉइस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऐसा अब तक के सभी पेपर्स में देखने में आया है कि थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसमें इंटरनल चॉइस होती है। कैसे? पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो तो है पार्टनरशिप एट विल को आपको बताना है, डिफाइन करना है। नोट्स में आपको ध्यान होगा डायरेक्टली ये वाली चीज लिखी हुई है, पार्टनरशिप एट विल। देखिए अलग से ये पूरा टॉपिक है जिसको मैंने एक कंपैरिजन के रूप में दिखा भी रखा था, पर्टिकुलर और विल वाली के बीच में। तो आपको यहां पर सिंपली पार्टनरशिप एट विल वाले सारे पॉइंट्स को लिख देना है। हालांकि यहाँ पे आप केवल अगर इसका मीनिंग भी बता दे तो भी काफी है, तो आप यहाँ पे मीनिंग और एग्जाम्पल तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके अलावा भी कुछ बता दे तो अच्छी बात है। और या फिर ऑप्शन में दिया है कमेंट ऑन द राइट टू एक्सपेल पार्टनर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है ये कह रहा है राइट टू एक्सपेल द पार्टनर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। इस बात पे आपको कमेंट करना है। याद होगा पार्टनर को एक्सपेल करने वाला एक टॉपिक होता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, दिखा देता हूं मैं आपको, और वहां पर आपने पढ़ी हुई होती है उसकी कंडीशंस। इफ यू रिमेंबर, आपने कंडीशंस पढ़ी हुई होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक के अंदर आता है ये। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। यहां पर कंडीशंस फॉर एक्सपल्शन लिखी हुई होती है, उसमें 3 कंडीशंस आती है और उनमें से एक होता है कि जो एक्सपेल किया जाना चाहिए वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए। और फिर गुड फेथ का मतलब क्या है वो भी अलग से 3 बातें उसमें बताई जाती है। तो आपको बेसिकली आप ये मान लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर में सारी बातें ही लिखनी होगी। अब आप बोलेंगे सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें इतना सब लिखना है क्या? तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, अगर 2 मार्क्स का है तो उसे ध्यान में रखते हुए आप अगर केवल इतना सा भी लिखेंगे ना तो दैट वुड फेच यू 2 मार्क्स। आपको आराम से 2 मार्क्स दिलवा देगा वो, क्योंकि यहाँ पे मेनली इन्होंने गुड फेथ वाली बात पे कमेंट करने को बोला है। तो आपको बताना है यस अलोंग विद अदर कंडीशंस देयर इज वन मोर कंडीशन फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर विच इज दैट द एक्सपल्शन मस्ट बी मेड इन गुड फेथ। बाकी शर्तों के अलावा एक ये भी शर्त है कि एक्सपल्शन गुड फेथ में होना चाहिए। ये तो आप जनरल लिख देंगे, फिर आप बताएंगे भाई गुड फेथ का मतलब क्या है, तो ये वाला पार्ट आपको बताना होगा कि गुड फेथ मींस दैट। 3 शर्त है। अच्छा, अब देखिए कई कई स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना मोटी बुद्धि लगा लेते हैं। वो ये सोचते हैं यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 2 पॉइंट लिखना भी काफी होता है। अब तक हमने बचपन से यही सीखा है कि अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिख दो, बहुत है। लेकिन अगर आपने ये मोटी बुद्धि वाली बात यहां पर लगा दी तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। क्यों भाई? यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, हमें तीनों लिखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं केवल 2 लिख दिया। अरे भाई ये लॉ जैसा सब्जेक्ट जो होता है ना, इसमें मेन बात ये होती है कि आपने प्रोविजन पूरा लिखा या नहीं लिखा। मैं तो ये बोलूंगा अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अकेले पॉइंट में भी सारी बात बता दे तो भी काफी है। यानी मान लीजिए उसका है ही 1 पॉइंट, तो आप 2 मार्क्स में 2 पॉइंट कहां से लिख देंगे? इसी तरह से अगर 3 पॉइंट्स है तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, उसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा ना। क्योंकि जब गुड फेथ की तीनों शर्तें हैं तो तीनों में से आप एक भी छोड़ कैसे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको पूरा आंसर लिखना है। इस सिचुएशन में आपको मार्क्स को नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा, अब बी वाला पार्ट आता है इसी का, 4 मार्क्स का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से होता है ये भी, और इसके अंदर बोला जाता है रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आंसर द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। बताइए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंसेज किसके? नॉन रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर था इसी के अंदर, उसी से बनाइए, डायरेक्ट है। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, यही हमें बताने हैं। कॉन्सिक्वेंसेज या इफेक्ट्स एक ही बात होती है। ये सभी चीजें आपको आईसीआई के स्टडी मैट में भी बड़े आराम से मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, तो आप कहीं से भी रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर क्वेश्चन और हमसे क्या चाहता है? ये चाहता है व्हाट आर द राइट्स विच वोंट बी अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया तो भी कौन कौन से राइट्स पे असर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट है, आप जानते हैं ना। राइट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, ये टॉपिक इसी के साथ में था। आपको बस डायरेक्टली इसके पॉइंट्स लिख देने हैं, इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको लिख देने हैं, राइट। देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और देखिए यहां भी मैं ये बोलूंगा, आपको जितने पॉइंट्स मालूम है सारे लिखिए। ऐसे मत सोचिए कि यार 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, तो 2-2 मार्क्स के सारे पार्ट होंगे, तो एक काम करते हैं बस 2-2 पॉइंट्स लिख देते हैं दोनों में। अरे कंजूसी मत करिए, आपको जो प्रोविजंस याद है ना उनको अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन आपको ठीक से ना आए, तो कम से कम आप यहां तो पूरे मार्क्स स्कोर करिए, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आपको इनकम्प्लीट आंसर्स नहीं लिखने हैं, राइट। चलिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। सी वाले पे आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है ये। जरा देखिए, ये 6 मार्क्स का तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना इंस्टीट्यूट कई बार क्या करता है, 6 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं देता, उसके भी कई पार्ट कर देता है। देखिए यहां मुझे ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है, यहां पे लिखा है इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आंसर द फॉलोइंग। क्या क्या आंसर, सबसे पहला, मिस्टर एस एंड मिस्टर आर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें एस एग्री होता है टू डिलीवर पेपर कप मैन्युफैक्चर मशीन टू आर। अब होगी ये कोई सी मशीन, हमें उसमें नहीं जाना। आप सोचने लग जाए पेपर कप मैन्युफैक्चर मशीन जो है कैसे बनाती होगी पेपर कप्स, आपको इन सब में नहीं जाना, काम की बात पे आना है हमें। कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ है कि एस ने एग्री किया कि मैं डिलीवर करूंगा आर को एक मशीन, ठीक है भाई, कोई सी भी मशीन होगी, एंड टू रिसीव द पेमेंट ऑन डिलीवरी, और जैसे ही भाई मैं तुमको डिलीवर कर दूंगा मशीन, वैसे ही तुम मुझे पेमेंट दे देना तुरंत, है ना। आगे लिखा है ऑन द डिलीवरी डेट, अब जिस दिन डिलीवरी की डेट आती है उस दिन मिस्टर आर डज नॉट पे द एग्रीड प्राइस। अब देखिए आर को पेमेंट देना था ना भाई, एस तो मशीन देगा और आर पेमेंट देगा। अब बताइए आर जो है वो पेमेंट देने से मना कर रहा है जब एस डिलीवरी देने जा रहा है मशीन की। सोचिए एस तो मशीन देने जा रहा है लेकिन आर पेमेंट देने से मना कर रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है, डिसाइड वेदर मिस्टर एस इज बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्या एस अपनी प्रॉमिस पूरा करने के लिए बाउंड है? सुनिए, मैं एस हूं, आप आर हैं, हमारा एग्रीमेंट ये हो रखा है कि मैं आपको मशीन दूंगा, आप मुझे तुरंत पैसा देना, डिलीवरी जैसे ही मैं मशीन की दूंगा तुरंत आप मुझे पैसा देंगे। अच्छा, डिलीवरी वाली डेट आती है, अभी मैं मशीन लेके सपोज आपके पास आया हूं देने के लिए, लेकिन मुझे पता चलता है आप मुझे पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्वेश्चन मेरे से ये पूछ रहा है, क्या ऐसे में मैं आपको मशीन देने के लिए बाउंड हूं? कॉमन सेंस भी हमारा कहता है बिल्कुल मैं बाउंड नहीं हूं। क्यों? अरे सीधी बात है, जब आप मुझे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं मशीन देने के लिए क्यों तैयार रहूंगा? अच्छा, ये तब जरूर हो सकता है जब हमने क्रेडिट सेल या परचेज की बात कर रखी है उधार में, तब तो आप मुझे बोलेंगे कि सर आप पहले मुझे मशीन दो, पैसा मैं आपको बाद में दूंगा। अरे लेकिन हमारा एग्रीमेंट ही इस तरह का हो रखा है ना कि डिलीवरी जैसे ही मैं आपको गुड्स की दूंगा तुरंत आप मुझे बदले में क्या देंगे? पैसा देंगे। लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे तो मैं मशीन भी नहीं दूंगा। अब आप बोलेंगे हाँ सर, कॉमन सेंस से हमने भी यही सोचा है। बिल्कुल सर, और हम लिखेंगे भी यही, हमने लिखा भी यही है एग्जाम्स में। लेकिन देखिए, केवल कॉमन सेंस से आंसर लिखने से आपको नंबर बहुत कम मिलेंगे। आप मान लीजिए आपको प्रॉपर प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको याद आना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ से ये क्वेश्चन बना होगा, कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन बना होगा। और वो तो आपको देखिए तभी याद आएगा जब आपने पढ़ाई करते समय ढंग से किया था। और मैंने आपको बीच बीच में ये भी बताया हुआ है कि कैसे पढ़ना होता है, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में सब चीजें मिक्स होके आती है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत उस रेलिवेंट टॉपिक पे पहुंच जाए, ये कब पॉसिबल है? इसके लिए हमें किस तरह पढ़ना होता है, सब मैंने आपको बीच बीच में बताया हुआ है। चलिए, अभी तो खैर काम की बात पे आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कौन सा प्रोविजन काम में आने वाला है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक होता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का। अगर आपको याद आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का टॉपिक आता है, मैंने मेरे नोट्स में मिसलेनियस प्रोविजंस करके एक अलग से इसका चैप्टर बनाया हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे
आईसीआई के स्टडी मैट में, तो कहीं ना कहीं ये आपको परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा, परफॉर्मेंस वाले में। खैर कहीं भी मिले, बात तो ये कि हमें प्रोविजन सही से याद आना चाहिए। देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में कुछ रूल्स बताए गए थे, उसमें से एक रूल ये था कि भाई सीधी सी बात है, वेयर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। अब देखिए यहाँ पर एस और आर के बीच में यही तो एग्रीमेंट हुआ है कि एस जो है वो गुड्स की डिलीवरी देगा और तुरंत डिलीवरी देते ही उसको पेमेंट मिल जाएगा आर से। तो यहाँ पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों को अपनी अपनी प्रोमिसेस एक साथ परफॉर्म करनी है, यानी एक हाथ दो एक हाथ लो, ये किस्सा चलेगा यहाँ पर। अब ऐसे में रूल क्या लगता है, लिखा है जो प्रोमिसर है ना, जैसे मैं यहाँ पे प्रोमिसर हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एस हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था मैं मशीन दूंगा, लेकिन लिखा है प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, मुझे मशीन देने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक प्रोमिजी यानी सामने वाला आर खुद भी रेडी और विलिंग ना हो अपनी चीज परफॉर्म करने के लिए। तो यही प्रोविजन आप यहां पे यूज करेंगे और बोलेंगे कि क्योंकि यहां पर आर रेडी और विलिंग है ही नहीं अपनी प्रॉमिस पूरी करने के लिए, यानी वो पेमेंट देने के लिए रेडी ही नहीं है, देयरफॉर प्रोमिसर यानी एस इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। मिस्टर वाई गिवन लोन टू मिस्टर जी ऑफ INR 30 लाख, 30 लाख का उसने लोन दिया है। मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट, वो गड़बड़ कर जाता है लोन को लेकर के, एंड डेट बिकेम टाइम बार्ड, ये जो डेट है ये टाइम बार्ड हो जाता है। आपको याद होगा टाइम बार्ड जनरली कब होता है, 3 साल के बाद, ठीक है ना। तो वाई ने जी को लोन दिया था 30 लाख का, जी ड्यू डेट के बाद भी रीपे ही नहीं कर रहा, और ऐसे होते होते बहुत समय निकल गया है, 3 साल से ज्यादा हो गए होंगे, तो ये अब डेट टाइम बार्ड हो गया। तो बताइए क्या अब वाई जी से वापस जो इसने लोन दिया था वो मांग सकता है? क्या वापस मांग सकता है? नहीं मांग सकता, क्योंकि ये टाइम बार्ड हो गया। अच्छा आगे लिखा है आफ्टर द टाइम बार्ड डेट मिस्टर जी एग्रीड टू सेटल द अमाउंट, फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई। अब बाद में जी जो है वो एग्री हो जाता है कि अरे चिंता मत करो, भले ही ये टाइम बार्ड हो गया, मैं तो तुम्हें पूरा अमाउंट दूंगा। क्वेश्चन है वेदर द एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड डेट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इन लॉ। अब सवाल है, वैसे तो ये डेट टाइम बार्ड हो चुका, यानी जी बाउंड नहीं है, अब जी नहीं भी देगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी अगर जी ने वापस से एक नई प्रॉमिस क्रिएट की, वो कहता है वाई को कि भाई चिंता मत करो, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं तुमको तुम्हारा पैसा दूंगा, तो सवाल ये है क्या अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है? इसका जवाब कहां छिपा हुआ है, फटाफट सोच लीजिए, आपको पता चलना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां छिपा हुआ है इसका जवाब। अरे बिल्कुल डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने कंसिडरेशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। कंसिडरेशन, काफी पीछे आना पड़ रहा है मुझे, कंसिडरेशन इनिशियल टॉपिक होता था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस थे, यानी कुछ ऐसे केसेस होते थे जहां कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, और उनमें से एक केस था प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। बस यही वो प्रोविजन है जो आपको यहां पे काम में आने वाला है, कि आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अरे हाँ यार ये क्वेश्चन तो यहां का है, और यहां पे सारी बातें लिखी हुई है कि अगर ऐसी शर्तें पूरी हो जाती है तो टाइम बार्ड डेट फिर से एनफोर्सेबल बन जाएगा, भले ही वो टाइम बार्ड हो चुका है, लेकिन फिर से वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल वगैरह भी था। अब मैं वापस से सारी बातें डिटेल में नहीं पढ़ने वाला, इसमें से मैंने आपको जगह बता दी है, सारी बातें भी बता दी है यही से इसका आंसर आएगा। 2 मार्क्स के हैं ये सभी पार्ट्स, ये तो आप समझ ही गए होंगे। थर्ड पार्ट आता है इसी का, ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई यूनिक आइटम ऑल्टरनेट ऑफ विच इज नॉट अवेलेबल। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसके अंदर सप्लाई किया जाएगा यूनिक आइटम, उस यूनिक आइटम का मार्केट में कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, यूनिक है वो। बाद में ए रिफ्यूज टू सप्लाई द एग्रीड यूनिक आइटम टू बी, बाद में ए मना कर देता है, मैं तो नहीं देने वाला वो। अब ये बोलता है व्हाट डायरेक्शंस कुड बी गिवन बाय कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह के डायरेक्शंस दे सकता है कोर्ट। मैं ए हूं आप बी है, सोच लीजिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको ये यूनिक आइटम सप्लाई करूंगा, ये कहीं और नहीं मिलता, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है,
कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जब समय आता है तो मैं मुकर जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं मैं तो आपको नहीं देने वाला, आप बी है। अब आप अगर कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे तो कोर्ट किस तरह का एक डायरेक्शन दे सकता है मेरे अगेंस्ट, आपको इसके लिए याद आना चाहिए। पहली बात तो सही जगह क्या है, यहाँ पे कौन सा टॉपिक का ये क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन डिस्चार्ज भी कैसे, आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने के भी कई तरीके होते थे, कई तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता था, जैसे टोटल 5-6 तरीके होते थे, आपको याद होगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कई तरीकों से हो सकता था, उनमें से अब मैं सीधे काम की बात पे आता हूँ, उनमें से एक तरीका होता था डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ा गया है ना, तो ये वाला टॉपिक हमें हेल्प करेगा। और इसमें भी आपको याद आना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ दिया गया तो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसके पास क्या क्या रेमेडीज है, इस टॉपिक में से आपका आंसर आएगा। और इसमें भी अब आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा, यहां पर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि अरे देखिए आप जरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन कब दिया जा सकता है, उसके अंदर लिखा हुआ भी है, अगर गुड्स जो है वो यूनिक नेचर के होते हैं और मार्केट में उस तरह की चीज अवेलेबल नहीं होती है, तो उस केस में कोर्ट कह सकता है सामने वाली पार्टी को, गलत करने वाली पार्टी को, कि भाई तुमने जो चीज देने के लिए कहा था तुम्हें वो देना ही पड़ेगा, तुम कंपनसेशन दोगे उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें वो चीज ही देनी पड़ेगी किसी भी तरह से। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकता है कोर्ट। देखा आपने, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ में ए पार्ट है, explain any 6 circumstances in detail in which non-owner can convey a better title to bona fide purchaser of goods for value। सेल ऑफ गुड्स एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाले चैप्टर का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाले चैप्टर का है, जिसके अंदर आपको याद होगा, मैं आपको सीधे वो टॉपिक दिखा देता हूं, उसी से बना है ये क्वेश्चन। डायरेक्ट टॉपिक है वो, सेल बाय अ पर्सन अदर देन इट्स ओनर, और यहां पे आपको याद होगा ये मैक्सिम नेमो डेट कोड नॉन हैबिट और इसके एक्सेप्शंस। तो यहां बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है, एक्सेप्शनल केसेस हमसे पूछे जा रहे हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 6 एक्सेप्शंस बताने हैं यहां पर। अब यहां पे आप कोई भी 6 पॉइंट बता देंगे तो चलेगा, क्योंकि यहां कोई कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाली बात नहीं है, यहां पर तो 6 क्या ऐसे खूब सारे केसेस हो सकते हैं, इसलिए इनमें से आप कोई भी 6 बता देंगे तो चलेगा, एनी 6। और इन्होंने खुद ने भी लिखा है, देखिए इन्होंने खुद ने भी क्वेश्चन में साफ कह दिया एनी 6। अच्छा बी पार्ट इसमें है, पी क्यू आर एंड एस आर पार्टनर्स, एक फर्म में ये लोग पार्टनर्स है। ये फर्म क्या करती है, इट डील्स इन ट्रेडिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स ऑफ वेरियस ब्रांड्स। ठीक है, आगे क्या होता है, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज बिटवीन पार्टनर्स, पी एंड क्यू ने डिसाइड किया कि भाई हम तो फर्म को छोड़ रहे हैं और उसके कंपटीशन में एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं 31 जुलाई 2019 से, और ये एक नई फर्म शुरू करने जा रहे हैं कंपटीशन में, इसका नाम होगा मेसर्स पी क्यू एंड कंपनी, राइट। मीनवाइल आर एंड एस हैव कंटिन्यूड यूजिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ पी क्यू आर एस एंड कंपनी। ठीक है, मतलब 2 फर्म्स यहां पे आ गई, ओरिजिनल फर्म तो पी क्यू आर एस वो तो अभी भी चलती आ रही है, उसमें पहले तो 4 पार्टनर्स थे, उन 4 में से 2 अभी छोड़ के जा चुके हैं और उन्होंने एक नई फर्म बना ली है कंपटीशन में बिजनेस करने के लिए। अब इस फर्म में तो एट प्रेजेंट आर और एस है और इस फर्म में एट प्रेजेंट पी और क्यू है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ये जो फर्म अभी भी चलती आ रही है पी क्यू आर एस एंड कंपनी, इसके अंदर पी एंड क्यू ऑल्सो हैज अ शेयर, अभी भी इनकी हिस्सेदारी पड़ी हुई है। ये जा तो चुके हैं, फर्म को छोड़ के जा चुके हैं, ऑफिशियली ये यहां से निकल चुके हैं, क्योंकि साफ ऊपर लिखा हुआ था, साफ लिखा हुआ था पी एंड क्यू डिसाइडेड टू लीव द पार्टनरशिप फर्म, यानी ये लोग निकल तो चुके हैं लेकिन इनकी हिस्सेदारी अभी भी पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इनका हिस्सा अभी भी उस पुरानी फर्म में है, ये लोग लेंगे ना वो हिस्सा, बताइए पी और क्यू हक से मांगेंगे ना वो हिस्सा। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, आपको आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स बताने हैं
और आपको कमेंट करना है क्या पी और क्यू के पास अधिकार था कंपटीशन में बिजनेस चालू करने का। पहला तो अब सवाल यही आता है, ये जो पी और क्यू ने ये वाली फर्म के कंपटीशन में एक नई फर्म खोल ली, क्या इनको ये अलाउड था, ये सही किया इन्होंने? इसका जवाब कहां पे छिपा हुआ है, आपको याद होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में राइट्स का एक अलग से टॉपिक आता है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। आइए वहीं पे चलते हैं, वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ है, आपको उस सही जगह याद आनी चाहिए पहले तो, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। और उसमें देखिए जरा, ये एक अलग से राइट आता है, राइट टू कैरी आउट कॉम्पीटिंग बिजनेस। और उसमें क्या लिखा है, लिखा है आउटगोइंग पार्टनर्स मे कैरी ऑन एनी कॉम्पीटिंग बिजनेस एंड एडवर्टाइज इट। वो 2 काम कर सकते हैं और 3 काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 2 काम क्या कर सकते हैं, वो कंपटीशन में एक नया बिजनेस चालू कर सकते हैं और उसका खुल के एडवर्टाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये लोग अगर निकल करके एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस चालू कर ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो ये 3 काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। और क्वेश्चन ने हमें कहीं बोला भी नहीं कि वो ये 3 काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, दे कैन इजीली डू दिस। ठीक है, तो इसका तो जवाब आपको मिल गया है, आप रेलिवेंट प्रोविजन भी यहां पर लिख देंगे। आगे कहता है राइट्स ऑफ पी एंड क्यू रिगार्डिंग देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। बताइए पी और क्यू का जो हिस्सेदारी अटकी हुई है उस पुरानी फर्म में, क्या वो अपनी उस प्रॉपर्टी में से शेयर मांग सकते हैं, क्या वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं, इस बारे में उनके क्या राइट्स हैं। तो आपको याद होगा ऐसा भी एक राइट हमने पढ़ा हुआ है, देखिए मैंने नोट्स में इसके ठीक नीचे ही लिखा हुआ है, राइट टू क्लेम प्रॉफिट और इंटरेस्ट। इसमें साफ लिखा हुआ है आउटगोइंग पार्टनर या हिज एस्टेट। एस्टेट की बात तो हमारे लिए अभी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एस्टेट की बात तो डेथ के केस में होती है। तो आउटगोइंग पार्टनर कैन क्लेम आइदर शेयर इन सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स, या वो इंटरेस्ट मांग सकता है 6% ऑन हिज शेयर इन फर्म्स प्रॉपर्टी। जो भी उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी रह गई है उस पर या तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6%, और या उसको तब तक के पीरियड का शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा जब तक कि उसको पूरी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट नहीं मिल जाता। ये पूरा का पूरा आपको लिखना होगा यहाँ पे, बस इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5th क्वेश्चन पे। अभी हम आ गए हैं ए पार्ट। ए पार्ट, मिस्टर आर owns a two-wheeler which she handed over to her friend Mr. K। मिस आर के पास में 2-व्हीलर है जो उसने अपनी फ्रेंड मिस के को दे दिया है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस का ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए जरा ये कौन से चैप्टर का होगा। वैसे अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक के बेस पे एक बार आप आइडिया लगाइए। आपको याद होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जरा चेक भी कर लेते हैं क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही है। हाँ जी बिल्कुल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही ये क्वेश्चन है, सही है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक टॉपिक हमने पढ़ा होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल और रिटर्न बेसिस, जो भी है ये हमारा एक टॉपिक पढ़ा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आर के पास में एक 2-व्हीलर है, उसने के को दे दिया है सेल और रिटर्न बेसिस पर कि भाई या तो, आपको ध्यान है ना इसमें क्या होता था, या तो अगर तुम चाहो तो इसे खरीद ही लेना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर, और नहीं तो तुम मुझे लौटा देना। तुमको अगर ठीक लगता है तो इसको रख लेना परमानेंटली अपने पास, खरीद ही लेना इसको मेरे से, और नहीं तो मुझे लौटा देना। लेकिन क्वेश्चन कहता है 1 हफ्ता होने के बाद भी, 1 वीक होने के बाद भी के न तो रिटर्न करती है व्हीकल को और न ही पेमेंट दे रही है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, उसने खरीद लिया या नहीं, क्या मतलब समझे बताइए। तो देखिए यहां पे अब आपको याद आ जाना चाहिए, सेल और रिटर्न बेसिस पर जब भी कोई चीज दी जाती है तो उसकी ओनरशिप सामने वाले के पास कब ट्रांसफर होती है, यह आपको याद आना चाहिए। मैं आपको जरा वो प्रोविजंस दिखा भी देता हूं। देखिए सेल और रिटर्न बेसिस वाला जो टॉपिक था वो हमारा यहीं पर था, और इसमें यह था कि भाई अगर आपने गुड्स दिए हैं ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस तो 3 में से कोई भी शर्त पूरी हो गई तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। 3 में से कोई भी शर्त पूरी हो गई, ये पूरा टॉपिक ओनरशिप के ट्रांसफर पे था, तो उसमें ये बताया था अगर 3 में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। और उसमें एक पॉइंट था, देखिए क्या क्या था, या तो अगर सामने वाले ने हमें अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई हमको तुम्हारा माल पसंद आ रहा है, या उसने कोई भी ऐसा काम किया जो ऐसा लग रहा है कि उसने हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया,
एग्जाम्पल, अगर उसने, जिसने मेरे से लिया, उसने आगे अगर यही चीज किसी और को बेच दी यानी रीसेल कर दिया, तो मैं मान लूंगा इसका मतलब उसने मेरे से ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, और या उसने प्लेज कर लिया है आगे किसी को, ऐसा कुछ भी अगर उसने किया, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट था, अगर एक रीजनेबल टाइम के होने के बाद भी ना वो हाँ करे ना वो ना करे और चीज भी ना लौटाए, तो हम ये मान लेंगे जरूर इसने इस चीज को पसंद कर लिया होगा। अब यहां क्या हुआ है, देखिए एक वीक हो गया है, ना तो वो उस चीज को रिटर्न कर रही है ना उसका पेमेंट दे रही है। अब क्या माने, उसको ये चीज एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। आगे लिखा है बल्कि उसने उसे प्लेज कर दिया है मिस्टर ए को एक लोन लेने के लिए। अब यहां क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है यहां पे आपको, यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि आर ने जो के को टू व्हीलर दिया था, के ने क्या किया, ना हाँ किया ना किया, बल्कि उसने आगे ए को प्लेज कर दिया ये टू व्हीलर। और हम जानते हैं अगर के ने ऐसा कोई भी एक्ट किया जिससे ये लग रहा है कि उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो ओनरशिप उसकी हो जाएगी। तो यहां पर उसने जैसे ही प्लेज किया तो मान लिया जाएगा कि उसको ये टू व्हीलर पसंद आ गया है, उसने इसको अप्रूव कर लिया है। और ऐसा होते ही अब ओनरशिप किसके पास चली गई है बताइए, के पास चली गई। अब मैंने आगे भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आर से ये ओनरशिप अभी जा चुकी है के पास। आगे लिखा है आर नाउ वांट्स टू क्लेम द टू व्हीलर फ्रॉम ए। अब बताइए आर जो है वो अगर ए से टू व्हीलर लेना चाहे, क्योंकि अभी ये टू व्हीलर इस समय किसके पास पड़ा है, ए के पास पड़ा है गिरवी पर। अब आर को लग रहा है यार ये के का कुछ पता ही नहीं चल रहा, अरे उसने तो किसी को गिरवी रख दिया। अब आर को बड़ा गुस्सा आ रहा है, आर ये चाहती है कि वो ए से अपना टू व्हीलर लेके आ जाए। बताइए ला सकती है क्या वो, जी नहीं, अब नहीं ला सकती। कारण मैंने आपको बता दिया है यहां पे ओनरशिप के पास जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, क्योंकि के ने एक ऐसा एक्ट कर लिया है जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट को एडॉप्ट कर लिया, और ऐसा होते ही ओनरशिप उसके पास आ गई। और मुझे बताइए अगर ओनरशिप के पास आ चुकी है तो के अब अगर उसको प्लेज भी कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको एक वैलिड प्लेज माना जाएगा। और अब जबकि वैलिड प्लेज है, ये प्लेज भी जब वैलिड है, तो अब ए से आर ले नहीं सकती है वो टू व्हीलर। समझ में आ रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि अब आर का वो रहा ही नहीं ना टू व्हीलर। अब यहां पे हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि अरे यार आर को पेमेंट भी तो नहीं मिल रहा। भाई टू व्हीलर तो नहीं मिलेगा, चलो समझ में है, लेकिन पेमेंट तो मिले। तो देखिए इसके लिए हम जो समझ सकते हैं यहां पे बात, वो ये है कि अब यहां पे आर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है कि अरे भाई ओनरशिप इसके पास चली गई फिर भी इसने मुझे पेमेंट क्यों नहीं दिया। तो वो लीगल एक्शन ले सकती है, वो सूट फाइल कर सकती है। पहला क्वेश्चन तो यहां पे इन्होंने पूछा विल शी सक्सीड, बताइए क्या आर अपना टू व्हीलर वापस से ला पाएगी ए से, जी नहीं। और कारण मैंने आपको उसका पूरा बता दिया, ये पूरे प्रोविजंस आपको लिखने पड़ेंगे। फिर ये कहते हैं इसी के अंदर एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब आर के पास में क्या रिकोर्स है यानी क्या रेमेडी है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे एक तरह से के ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्यों, उसने पेमेंट ही नहीं दिया, ओनरशिप ले ली और पेमेंट नहीं दिया। तो यहां पर आर आराम से उसके अगेंस्ट में सूट कर सकती है प्राइस के लिए, सूट फॉर प्राइस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और साथ में अगर उसको लगता है भाई पेमेंट में डिले हो रहा है तो वो इंटरेस्ट के लिए भी सूट कर सकती है। ये दोनों तरह के सूट कर सकती है, प्राइस के लिए भी और इंटरेस्ट मांगने के लिए भी। आगे कहते हैं आपका आंसर अलग होता क्या इफ इट हैड बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द व्हीकल वुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ मिस आर अंटिल द प्राइस हैज बीन पेड। मुझे बताइए अगर यहां पर इन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर रखा होता, आर ने के को पहले से ही कह रखा होता कि भाई देखो ये टू व्हीलर की ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी जब तक मुझे प्राइस पे नहीं हो जाती, बताइए फिर क्या होता। तो हम जानते हैं अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाते हुए आप सामने वाले को कोई चीज देते हो, यानी एक तरह से आपने क्या कर लिया, आपने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर लिया। आपको याद होगा एक टॉपिक आपका पढ़ा हुआ रहता है इसमें, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, जिसमें यह होता है कि अगर आपने सामने वाले को एक चीज पकड़ा तो दी, लेकिन उसे साफ कह दिया कि जब तक ये शर्तें पूरी ना हो जाए तब तक ओनरशिप तुम्हारी नहीं होगी।
तो ऐसे में ओनरशिप सामने वाले की नहीं होगी जब तक कि वो शर्तें पूरी ना हो जाए। बताइए, यहां पर क्वेश्चन ने हमें यही तो बोला कि अगर आर ने ऐसी शर्त डाल दी के को कि भाई के अगर तुमने पेमेंट नहीं दिया तो ओनरशिप तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। बताइए ऐसे में क्या होगा फिर? तो हम इसके जवाब में ये लिखेंगे कि बिल्कुल ऐसे केस में ओनरशिप अब के की बिल्कुल नहीं होगी। रीजन, क्योंकि क्योंकि कंडीशन पहले से ही डली हुई है, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक ओनरशिप आर के पास ही रहेगी। और इस वजह से अब इस पर्टिकुलर केस में, यानी मैं बात करूं सेकंड वाली सिचुएशन की, यहां पर अब आर अपना टू व्हीलर आराम से ला सकती है ए से, क्योंकि ए के पास ये जो प्लेज किया गया है ये वैलिड है ही नहीं। ये सारी बातें आएगी इसमें। बी पार्ट है, सेक्शन 8 कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर कंपनीज। तो सीधी बात है, आपको सेक्शन 8 कंपनी के जो भी फीचर्स थे, इनफैक्ट उसके अंदर जो भी बातें थी वो सारी अगर आप इसमें लिख देंगे तो भी चलेगा। कारण, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के टॉपिक में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा बाकी कंपनियों में होता ही नहीं है। जैसे कि उसके ऑब्जेक्ट्स उनमें से कोई होने चाहिए टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, साइंस एटसेट्रा। फिर वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं बांटती है, वो अपने प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट के लिए लगाती है, उसके नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स आना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी और भी बातें थी, आपको याद है। उनमें से कोई भी बातें आप यहाँ पे लिखेंगे तो बस वो सही आंसर होगा, राइट। अगर आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो वहाँ पे तो अलग से एक सिग्निफिकेंट पॉइंट्स करके हेडिंग भी लिखी हुई मिलेगी आपको सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। आपको कोई भी पॉइंट्स लिख देने हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आपको बताना है, सीधी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, डिफरेंशिएट करने को कहता है ये वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में। देखिए अब यहां पर इस क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक ट्रिकी बात इन्होंने यहां पे घुसा दी है। एक्चुअली यहां पे इन्होंने बोला वेजरिंग और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको यहां पे अगर ये बात क्लिक हो गई तब तो आप सब सही कर देंगे। क्या बात क्लिक हो गई कि अरे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वेजरिंग में नहीं आता है। अगर आपको ये बात क्लिक हो गई तब तो अब आप समझ जाएंगे कि बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे चाहता है वेजरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंशिएट करवाना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बेसिकली यहां पर वेजरिंग और कंटिंजेंट के बीच में जो डिफरेंसेस आपने याद किए थे वो तो आपने किए ही होंगे अच्छे से याद। आपको बस वही पॉइंट्स यहां पर लिखने हैं। बस आपको यहां पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जगह इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाली लैंग्वेज यूज करनी है, बस इतना सा फर्क है। बाकी बातें सारी वही आएगी जो कंटिंजेंट में होती है, वही इंश्योरेंस में आएगी। आपको ये बात भी जरूर बतानी पड़ेगी अपने आंसर में कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आप बड़े आराम से डिफाइन भी करिए, आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताइए और बोलिए यही होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी, और दूसरी तरफ आप वेजरिंग के बता दीजिए पॉइंट्स। तो अच्छी खासी एक टेबल आप बना सकते हैं कंपैरिजन की। आपको बेसिकली बस यहाँ पे कंटिंजेंट और वेजरिंग के बीच में ही डिफरेंसेस लिखने हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टेंसेज विच लीड टू लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक्ट में एक टॉपिक था कि कई बार पार्टनर्स फर्म की चीजों का मिस एप्लीकेशन कर देते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं नोट्स के अंदर, कई बार मिस एप्लीकेशन हो जाता है फंड्स का। तो उस केस में फर्म की क्या लाइबिलिटी है मैं आपको दिखा देता हूं। उस केस में क्या लाइबिलिटी है फर्म की, ये देखिए यहां पर डायरेक्टली ये टॉपिक है, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर्स। मिस एप्लीकेशन या मिस अप्रोप्रिएशन एक सी बात ही होती है। और यहाँ पे आप अंदर देखेंगे सारी बातें लिखी हुई है कि अगर उसने मिस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, बस यही बातें आपको यहाँ पे लिखनी है, दैट्स इट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं, सी पॉइंट, लास्ट पार्ट है इस पूरे पेपर का। माइक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग अ लाइजन ऑफिस एट सिंगापुर। ये कंपनी बनी कहाँ है? इंडिया में, और इसका एक लाइजन ऑफिस है। अब आप बोलेंगे सर लाइजन ऑफिस क्या होता है? देखिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अगर आप बोले सर हमको तो मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ, तो सीधी बात है, आप तो ये मान लीजिए एक तरह से इसी का एक छोटा सा पार्ट है, इसी का एक ऑफिस खुला हुआ है। वैसे लाइजन ऑफिस वो होता है जो हमारी कंपनी और बाहर के लोगों के बीच में लाइजनिंग का काम करता है, यानी उनके बीच में एक
आपस में एग्रीमेंट करवाने का काम करता है या उन्हें मिलवाने का काम करता है, उसे कहते हैं लाइजन ऑफिस। तो एक कंपनी है माइक लिमिटेड जो इंडिया में बनी है, लेकिन उसने अपना एक लाइजन ऑफिस खोल रखा है सिंगापुर में। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। तो देखिए सबसे पहले तो फॉरेन कंपनी का आपको सीधे सीधे मीनिंग लिख देना है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया इसका। आपको पता है इसकी एक डेफिनेशन प्रॉपर होती है, वही आपको लिखनी है। और फिर सेकंड पार्ट है एनालाइज ऑन वेदर माइक लिमिटेड वुड बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी एज इट स्टैब्लिश द लाइजन ऑफिस एट सिंगापुर। बताइए क्या माइक लिमिटेड यहाँ पे फॉरेन कंपनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी हालत में नहीं है। क्योंकि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि ये एक ऐसी कंपनी है विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जबकि ये कंपनी तो बनी ही इंडिया में है। शर्तें और भी कई होती है कि वो बनी है बाहर, प्लस उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए जिसमें एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए। ऐसे 3 शर्तें होती थी, वो आपको याद होंगी। लेकिन अरे भाई पहली शर्त ही यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। कौन सी? इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अरे ये तो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हुई है, देयरफॉर इट क्लियरली वायोलेट्स द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, देयरफॉर माइक लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी इवन इफ उसका लाइजन ऑफिस बाहर है। अरे लाइजन ऑफिस बाहर होने से थोड़ी फॉरेन कंपनी बन जाती है, फॉरेन कंपनी तब बनती है जब वो इनकॉर्पोरेट ही बाहर हुई थी। ऑल क्लियर? चलिए, तो अब आपको देखिए समझ में आ गया होगा। पूरा पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और आपने देखा होगा किस तरह से आपकी पहले से तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के आप बड़े आराम से क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। नो डाउट थोड़ा लेंदी पेपर तो होता ही है ये, बट स्टिल आई वुड से ये आपने समझ लिया होगा किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। आई होप ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी और आपको लग भी रहा होगा ऐसा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास लगी होगी, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होती है इस तरह की चीज़ें। हमें एग्जाम पेपर का एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर के हम कहते हैं कि हाँ भाई हमारी तैयारी पूरी हुई है, राइट। और अगर आपने पेपर दे दिया है तो आपने ज़रा चेक कर लिया होगा कि कहाँ कहाँ पर हमने गड़बड़ की है, या हमारे कितने अच्छे मार्क्स आने की चांसेस है, हमने कितना अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, ये सब बातें आपको पता चल गई होगी। तो इस क्लास में बस इतना ही करते हैं।